एवरीवन, नमस्कार। तो आज एक नई इनिशिएटिव के साथ हम एक शुरुआत करेंगे और इसके बारे में मुझे आपके इनपुट भी चाहिए। अगर आपको पसंद आता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ फिर हमें इसे दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। देखिए, अब जैसे हम इस साल के लास्ट फेज़ में एंटर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट ईयर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट की हो हमारे, वो स्टार्ट होगा। जिनमें जो भी पेपर्स होंगे, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जिनका हमें श्योर पता है कि वो एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस साल जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस का एक एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंट में, एचएस हुए हैं, फिर उसके बाद एचएस के एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बाद एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे स्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं और स्टेट के सेंटर में जैसे सीडीएस हुआ है, एनडीए के एग्ज़ाम हुए हैं, सीएपीएफ हुआ है। तो वो सभी एग्ज़ाम्स में कुछ एक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो जिनकी कोर थीम जो होती है वो सेम ही रहती है, लगभग हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही, पूरे पेपर को हम एक सीक्वेंस वाइज में डिस्कस करेंगे, 10 से 15 सवाल हर दिन करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो थीम समझ में आ जाएगी कि कहाँ से सवाल बन रहे हैं। और यही नहीं, हम कोशिश करेंगे कि अदर स्टेट के जैसे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आज मुझे जहाँ तक याद है आज यूपी पीसीएस का भी पेपर था, तो वहाँ का जो पेपर होगा उसको भी हम देखेंगे। फिर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसको देखेंगे। तो काफ़ी अच्छा हमारी इस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच बन जाएगी और इससे रिवीजन भी अच्छी होगी। क्योंकि जब हम वेरियस नेचर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे दिमाग को भी थोड़ा एक डाइवर्सिफाई हो जाता है और बेहतर तरीके से सोचने लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम उस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि फ़ायदा ये होगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनमें काफ़ी क्वेश्चन या फिर उनके ऑप्शन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, या वो दूसरे स्टेट के कमीशन हो उनके द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो वहाँ से भी सीधे सवाल आ जाते हैं। तो ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। तो हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास ये हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम हुआ है, उसका हमारे पास पेपर है और इसके हम शुरू के जो 10 सवाल पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ इस चीज़ को फिर कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है तो इसे करने से कुछ ज़्यादा लाभ हमें मिलता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो इसका पहला सवाल रहेगा वो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो ये इंडाइजेशन से मतलब टॉपिक, इसका जो अगर थीम देखेंगे हम, तो ये जो बायोलॉजी के से बायोलॉजी सेक्शन से ये सवाल पूछा हुआ है हमारा। और बायोलॉजी में भी खास की बायोलॉजी के एक डाइजेशन सिस्टम से ये पूछा गया है। तो ये डाइजेशन जो हमारा टॉपिक है उससे इसकी रेलेवेंस बनती है। तो देखिए, ये सवाल है कि जब इंडाइजेशन की समस्या होती है तो उसको इसका इलाज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो पहला है हमारा ऑप्शन एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक या एंटीसेप्टिक। तो ये सब ऑप्शन है आपके। अगर आप चाहें तो इसको पोज करके आंसर कर सकते हैं। तो इसका देखिए, एंटीबायोटिक तो आपको पता है कि हो ही नहीं सकता है। एंटीबायोटिक का अगर हम हिंदी में अनुवाद देखें तो प्रतिजैविक होता है। फिर उसके बाद एनाल्जेसिक, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक भी हमें जनरली हम सुनते रहते हैं कि एंटीसेप्टिक है, ऐसा है वैसा है, डेटॉल का यूज करो, वो करो। तो वो सब चीज़ें भी आपने ज़रूर सुनी होगी। तो ये कॉमन सेंस से भी ए और डी जो ऑप्शन थे उनको एलिमिनेट किया जा सकता था। अब देखिए, हमें पता है कि हमारे जो पेनक्रियाज है उसमें जो HCl होता है, तो HCl क्या है, एक अम्ल है। तो अम्ल एसिड है, तो एसिड देखिए, एसिड जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, एंटासिड। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो इसमें जो एंटीबायोटिक है ना, वो काम करती है बैक्टीरिया को मारने का, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होती है, जैसे कि न्यूमोनिया, टाइफाइड। इसको डिस्कवर किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये भी आपने ध्यान देना है इस चीज़ का। फिर उसके बाद इसमें जो एनाल्जेसिक है, ये देखिए आपका जो पेन है उसको कम करने के लिए दिया जाता है, जैसे कोई। फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन नारकोटिक, जैसे पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गई, और नारकोटिक जैसे जैसे मॉर्फिन और कोल्डीन हो गई। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती है। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी चीज़ें जो है चारों ऑप्शन से बता दी गई है।
अब एंटीसेप्टिक में डेटॉल देख लीजिए आप, सेवलॉन, आयोडीन सॉल्यूशन, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो होना चाहिए था वो एंटासिड होना चाहिए था। ये कोई ज़्यादा टफ सवाल तो नहीं था, पर फिर भी फ्यूचर के एग्ज़ाम की रेलेवेंस को देखते हुए हमें इसके ऑप्शन को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि फूड केन को कोटेड किया जाता है टिन से जबकि जिंक से नहीं, ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए ऑप्शन जो है आपके काफ़ी वेग ऑप्शन है, इनका जो है वो रेलेवेंस नहीं बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए पूछता, पहला ऑप्शन दे रहा है कि जिंक जो होता है वो महंगा होता है टिन से। दूसरा है कि जिंक जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसका यूज नहीं होता है। फिर उसके बाद जिंक जो होता है बोलता मोर रिएक्टिव होता है, और फोर्थ जो है वो जिंक जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है ना वो तो उतनी खास रेलेवेंस रख भी नहीं रहा है साइंटिफिकली। फिर दूसरा ऑप्शन जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट का कुछ कुछ तो समझ में आता है, पर फूड केन्स और मेल्टिंग पॉइंट का ये पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका ए और बी दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। फिर देखिए जो साइंटिफिकली एक्यूरेट बैठता है वो होता है कि मोर रिएक्टिव है, इसलिए जो है इसका यूज नहीं किया जाता है, इसलिए टिन का यूज होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए, जबकि बाकी जो ऑप्शन जो वो काफ़ी बेग जैसे ऑप्शन है, तो ये आपको ध्यान देना। देखिए ये एक एक्सपर्टीज़ होती है और ये एक पेरिफेरल नॉलेज होता है। जैसे जैसे आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं आप में ये स्किल डेवलप होती है, तो इसलिए कोशिश करना है आपने कि अब थोड़े से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है साथ में, ताकि जो स्क्रीनिंग का पार्ट होता है ना आपका, जो स्क्रीनिंग होती है रिक्रूटमेंट में, वो आपकी रुके ना। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें, इसका सही जवाब होगा सी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए फूड कैंस आर कोटेड विद टिन टू प्रिवेंट कोरेजन एंड प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम रिएक्टिंग विद द मेटल। जिंक जो है मोर रिएक्टिव है देन टिन, सो इफ़ इट वर यूज्ड इट कुड रिएक्ट विद एसिडिक फूड। देखिए जब ज़्यादा रिएक्टिव है ये, तो जब जो एसिड फूड होता है जैसे फ्रूट जूस हो गया, पिकल्स हो गए, तो इससे फिर ये टॉक्सिक कंपाउंड बनाएंगे जो कि हार्मफुल होते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो जिंक, टिन और कॉपर, ये देख लीजिए आप। कॉपर जो है वो टिन से भी कम, जो कम रिएक्टिव है, टिन से भी कम है। तो इसलिए जिंक का और यूज कहाँ पे होता है, गल्वेनाइजेशन सुना होगा आपने, जो आयरन को रस्टिंग से बचाता है, उसमें भी इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपसे कि बताना है आपने, स्टेटमेंटें हैं। पहली स्टेटमेंट कि अप्पर लेंस जो है वो ऑलवेज इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपको लग रहा है यहाँ पे एक्सट्रीम बर्ड का यूज हुआ है, पर फिर भी आपने सावधानी बरतनी है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि वाइट लाइट जो होती है वो कंपोज होती है 5 कलर से। तो पहली चीज़ तो यह है कि दूसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों है? क्योंकि जो सफ़ेद लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, वो 5 से नहीं 7 कलर से बनती है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट और फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप। तो कनकेव लेंस जो होता है ना वो डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, बिल्कुल सही है। और इरेक्ट इमेज सेम ओरिएंटेशन एज ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इसका जैसे डेली लाइफ में टैकल्स जो फॉर मायोपिया के लिए जो चश्मे बनाए जाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। स्टेटमेंट 2 जो होती है, जैसे मैंने बताया कि इसमें 5 कलर नहीं 7 कलर होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए ये धीरे धीरे इसके आप देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, आप एनसीईआरटी भी उठा करके देंगे तो आप वहाँ से भी इस सवाल को मैनेज कर सकते थे। ये सवाल जो है हमारा फिजिक्स से है, वैसे ताल्लुक फिजिक्स से रखता है। अगर लेंस वाले चैप्टर को आप करेंगे तो इसमें आपको ये 10th क्लास का चैप्टर है वो, उसमें आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो कैलोरी के हिसाब से इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग का मतलब हो गया पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे सिंपल है आपके लिए कि पहली चीज़ क्या होगी कि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरी होगी। तो 4 नंबर जो है हमारा वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। इस हिसाब से सिर्फ ऑप्शन एक ही है जिसमें 4 नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी तो आपको कुछ भी देखना नहीं है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, होती है, सिर्फ कॉमन सेंस से ही सवाल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए लकड़ी, सीएनजी, कोल हो गया और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ऑब्वियसली जिसकी
जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो 4 ऑप्शन जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब देखिए जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल, हायर द कैलोरीफिक वैल्यू मोर एनर्जी द फ्यूल गिव्स। जब तो जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी, तो इसलिए ये देखिए इसका लोएस्ट है लकड़ी की सबसे, और उसके बाद कोल की, फिर सीएनजी, देन हाइड्रोजन, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल था आपका वो था आपका अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू। तो आई होप आपने पीएच वैल्यू एसिड और जो बेस वाला चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है ये, आपने उसको पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज़्यादा इसका जो पीएच वैल्यू है इसकी 14 है, तो इसलिए ये जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये 1 ऑप्शन जो होगा सबसे लास्ट में होगा। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर लास्ट में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को रखा हुआ है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब देखिए लेमन जूस जो होगा वो ऑब्वियसली एसिडिक नेचर का होगा, ब्लड जो होगा वो लगभग 7.4 के आसपास होवर करता है, और गैस्ट्रिक जूस जो होगा इसका भी बहुत कम पीएच होता है, तो इसलिए ये भी हमारा सबसे ज़्यादा सबसे कम जो पीएच होगा वो गैस्ट्रिक जूस का होगा, क्योंकि अम्लीय होता है। तो ये जो हमारे आमाशय में जिस तरह के हम जैसे जो भी खाते हैं उसको उस चीज़ को जो है वो जो भी हम इनटेक करते हैं उसको जो है ब्रेक करने में मदद करता है, तो ऑब्वियसली इसका भी पीएच हाई ही लो ही रहेगा, यानी कि एसिडिक नेचर होगा इसका। फिर उसके बाद लेमन आएगा, फिर उसके बाद जो होगा ब्लड और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो सिंपल सवाल था, अगर आपने एनसीईआरटी की पढ़ी है तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, जैसा कि मैंने बताया आपको लेमन जूस हो गया ये सब इसमें आएगा, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है ये ऊपर ही रहता है, लगभग 14 के आसपास जाता है, इसलिए इसको आपने ध्यान में रखना है। 6th सवाल है आपसे कि ये किसने कहा है कि कास्ट जो है वो इंडिया में, कास्ट इन इंडिया वाज ए फॉर्म ऑफ सोशल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक क्लास इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो होगी शायद आपका ध्यान सीधा महात्मा गांधी पे जाए, या कि हो सकता है श्री नारायण गुरु पे जाए, क्योंकि ये भी कास्ट सिस्टम के काफ़ी अगेंस्ट थे। पर इस ये जो सही कथन है ये है महात्मा ज्योतिराव फुले का। तो ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 में हुआ और 1890 में इनकी डेथ हुई थी। सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे फ्रॉम पुणे, और इन्होंने जो है ये स्टेटमेंट बोली थी। इनकी बुक है एक गुलामगिरी और शीत करियाचा, ये अशुद्ध, ये इनकी बुक है एक, तो इनका भी आपने इनका ध्यान ज़रूर रखना है। बाकी जो ऑप्शन है इनको भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, क्योंकि लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी तो कॉमन ही है, हर इंसान पढ़ता ही है, पर जो श्री नारायण गुरु है इनका एडिशन करना मैं भूल गया, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर अपने लेवल पे पढ़ें। 7th क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिक्लेयर दैट आई एम नॉट बिकम हिज मैजेस्टी द प्राइम मिनिस्टर्स टू प्रिजाइड ओवर द डिमाइस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये स्टेटमेंट जो है मैं आपको बताता चलूँ कि विंस्टन चर्चिल ने बोली थी, जब 1940 में जो नाजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था ना, तो उसमें जो ब्रिटिश ने सीवियर थ्रेट्स था फ्रॉम नाजी जर्मनी से। अपॉन टेकिंग ऑफिस ही डिक्लेयर्ड I have not become His Majesty's Prime Minister to preside over the demise of the British Empire, emphasizing his resolve to defend the nation and preserve the empire. Churchill's leadership, marked by the courage, determination, and inspiring speeches, rallied the British people during the country's darkest hour. Famous speech like ये देखना, blood, toil, tears, and sweat. इसको याद रखना है आपने, ये speech थी उनकी, reflected his unwavering commitment to victory and resistance against फासिज्म, मेकिंग हिम अ डिफाइनिंग फिगर ऑफ द वॉर। तो ये सब इनके बारे में आपने ध्यान रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद था कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1916 में जो था वो लखनऊ समझौता हुआ था, तो ये महात्मा गांधी और हमारे BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, तो इसलिए भी आपने ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इसका जो ये सेशन हुआ था इसको प्रिजाइड किया था हमारे अंबिका चरण मजूमदार जी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वैसे तो ये हो सकता है
थोड़ा सा टफ़ कैटेगरी में रखूँगा मैं इस सवाल को, क्योंकि जनरली हम लोग ना इनको पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। पर लखनऊ सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी। थोड़ा सा नहीं, अब तो मतलब आपको शॉर्ट पता होना चाहिए। जब एक बार क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो फिर उसकी गुंजाइश नहीं होती है कि आप उसको गलत करें। तो इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए अंबिका चरण मजूमदार। इसके बाद सॉरी, मैंने आपको बताया लखनऊ सेशन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑन पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर हुआ था ये, तो ये आपने ध्यान देना है। उसके बाद इसमें जो आउटकम निकल के आई थी तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्ट्रेंथन्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन नेशनलिस्ट मूवमेंट पेव्ड द वे टू जॉइंट एफर्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आपका जो नेक्स्ट सवाल होगा वो है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी। तो ये जो है बी डी सावरकर ने बनाई थी हमारे, तो उन्होंने 1906 में लंदन में इसको सेटअप किया था। भीखाजी कामा जो थे इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई थी 1905 में, और इन्होंने फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुटगार्ट 1907 में होस्ट किया था, वहाँ पे मतलब फहराया था झंडा इन्होंने। इनका की रोल था प्रमोटिंग इंडियन इंडिपेंडेंस इन एब्रोड। लाला हरदयाल सिंह के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने गदर पार्टी बनाई थी, लीडर बने थे ये गदर पार्टी के यूएसए में। उसके बाद भाई परमानंद जो थे ये आर्य समाज के लीडर थे। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में है। हमारा जो 10वां सवाल है लास्ट, वो है कि मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय नवाब अब्दुल लतीफ़ इन 1863 इन कलकत्ता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है, अब्दुल लतीफ़ ने ही बनाया था इसको। दादा भाई नौरोजी एस्टेब्लिश द इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन इन 1888। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, दादा भाई नौरोजी ने नहीं बनाया था इसको, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन इन 1888। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। क्यों गलत है आइए समझते हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो हमारी पैट्रियोटिक एसोसिएशन थी इसको सेटअप किया था सर सैयद अहमद खान ने टू अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रमोट लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दादा भाई नौरोजी जो थे वो की फिगर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड फेमसली इन्होंने जो सेटअप किया था वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। इसलिए स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट, इसलिए सही आंसर होगा आपका सी। तो ये सब आज के लिए 10 सवाल थे। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल थे, आपको इससे हेल्प हुई है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। शायद मुझे लगता है कि ये उस लेवल का नहीं बन पाया है पीडीएफ जिस हिसाब का मैं चाहता था, पर हम इसको और भी पॉलिश करेंगे और अच्छे से और भी इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा ज़रूर, फिर हम इसको नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। अगले जो इसके सवाल होंगे वो हम उनको कंटिन्यू करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे जो कि अपनी मर्ज़ी से हम फ्रेम करके ले आएंगे, और इतना काफ़ी होता है ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू।